नमस्कार दोस्तों, एसवी एग्जाम मंत्र में आपका स्वागत है। आज 25 मई 2026 के करंट अफेयर्स में 10 ऐसे क्वेश्चंस हैं जो एग्जाम्स में आ सकते हैं। तो वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, टॉपिक है इंडियन पॉलिटी और कॉन्स्टिट्यूशन। सवाल ये है, संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी के संवैधानिक जनादेश के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन भारतीय प्रशासनिक ढांचे के संदर्भ में इसकी प्राथमिक कार्यात्मक भूमिका का सबसे अच्छा वर्णन करता है? ऑप्शन अ है, यह अखिल भारतीय सेवा अधिकारियों के खिलाफ की गई अनुशासनात्मक कार्रवाइयों के लिए अंतिम अपील प्राधिकारी के रूप में कार्य करती है। ऑप्शन बी है, ये संघ की सेवाओं में नियुक्तियों के लिए परीक्षा आयोजित करने के लिए जिम्मेदार एक केंद्रीय भर्ती एजेंसी के रूप में कार्य करती है। ऑप्शन सी है, यह एक न्यायिक न्यायाधिकरण के रूप में कार्य करता है जिसे सिविल सेवकों की सेवा शर्तों से संबंधित विवादों का न्याय निर्णय करने का अधिकार है। ऑप्शन डी है, राज्य स्तरीय सिविल सेवाओं के लिए आरक्षण कोटा और पात्रता मानदंड निर्धारित करने की कार्यकारी शक्ति उनके पास है। सही जवाब है ऑप्शन बी, ये संघ की सेवाओं में नियुक्तियों के लिए परीक्षा आयोजित करने के लिए जिम्मेदार एक केंद्रीय भर्ती एजेंसी के रूप में कार्य करती है। यूपीएससी एक संवैधानिक निकाय है जो संघ की सेवाओं में नियुक्तियों के लिए परीक्षा आयोजित करने के लिए अनिवार्य है। यह एक सलाहकार निकाय है, अनुशासनात्मक कार्यों के लिए अपीलीय प्राधिकरण नहीं है। सेवा विवादों को न्याय करने के लिए इसमें न्यायिक शक्तियों का अभाव है। आरक्षण कोटा और राज्य स्तरीय भर्ती राज्य सरकारों और संवैधानिक प्रावधानों द्वारा निर्धारित की जाती है, न कि यूपीएससी द्वारा। संघ लोक सेवा आयोग की स्थापना भारतीय संविधान के अनुच्छेद 315 के अंतर्गत की गई है। इसकी सदस्यों की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है और वे 6 वर्ष की अवधि या 65 वर्ष की आयु प्राप्त करने तक पद धारण करती हैं। क्वेश्चन नंबर 2, टॉपिक है इकोनॉमी और फाइनेंस। सवाल ये है, कौन सी केंद्रीय मंत्री उच्च स्तरीय व्यापारिक बातचीत का नेतृत्व करने और व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौते सीईपीए पर बातचीत को आगे बढ़ाने के लिए कनाडा का दौरा कर रही हैं? ऑप्शन अ है निर्मला सीतारमण। ऑप्शन बी है पीयूष गोयल। ऑप्शन सी है एस जयशंकर। ऑप्शन डी है हरदीप सिंह पुरी। सही जवाब है ऑप्शन बी, पीयूष गोयल। पीयूष गोयल केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री हैं जो सपा वार्ता के लिए कनाडा जा रही हैं। निर्मला सीतारमण केंद्रीय वित्त मंत्री हैं। एस जयशंकर केंद्रीय विदेश मंत्री हैं। हरदीप सिंह पुरी केंद्रीय पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री हैं। एक व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौता सीईपीए एक द्विपक्षीय व्यापार समझौता है जो वस्तुओं, सेवाओं और निवेश में व्यापार को कवर करता है। ये समझौते व्यापार बाधाओं को कम करने और भागीदार देशों के बीच आर्थिक सहयोग को मजबूत करने के लिए डिजाइन किए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 3, टॉपिक है इकोनॉमी और फाइनेंस। सवाल ये है, किस विभाग ने सरकारी अनुमोदित परीक्षण केंद्रों जीएटीसी के दायरे का विस्तार करके सीएनजी, एलएनजी और हाइड्रोजन ईंधन डिस्पेंसरों के सत्यापन को शामिल किया है? ऑप्शन अ है पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय। ऑप्शन बी है उपभोक्ता मामले विभाग। ऑप्शन सी है भारतीय मानक ब्यूरो। ऑप्शन डी है भारी उद्योग विभाग। सही जवाब है ऑप्शन बी, उपभोक्ता मामले विभाग। उपभोक्ता मामलों के विभाग ने आधिकारिक तौर पर ईंधन वितरक सत्यापन के लिए जीएटीसी के दायरे के विस्तार की घोषणा की। पेट्रोलियम मंत्रालय ईंधन उत्पादन का प्रबंधन करता है, न कि मापने वाले उपकरणों के सत्यापन का। भारतीय मानक ब्यूरो उत्पाद गुणवत्ता प्रमाणन पर ध्यान केंद्रित करता है, न कि कानूनी मेट्रोलॉजी पर। भारी उद्योग विभाग औद्योगिक विनिर्माण नीतियों और प्रोत्साहनों पर ध्यान केंद्रित करता है। विधिक माप विज्ञान अधिनियम 2009 भारत में भार और माप के मानकों के लिए विधिक ढांचा प्रदान करता है। यह अधिनियम वाणिज्यिक लेन देन में सटीकता सुनिश्चित करने और अनुचित व्यापार प्रथाओं से उपभोक्ता हितों की रक्षा के लिए लागू किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 4, टॉपिक है इकोनॉमी और फाइनेंस। सवाल ये है, हाल ही में किस संगठन ने उच्चाधिकार प्राप्त शिक्षा से रोजगार और उद्यम स्थायी समिति की पहली बैठक बुलाई? ऑप्शन अ है शिक्षा मंत्रालय। ऑप्शन बी है नीति आयोग। ऑप्शन सी है कौशल विकास मंत्रालय। ऑप्शन डी है विश्वविद्यालय अनुदान आयोग। सही जवाब है ऑप्शन बी, नीति आयोग। शिक्षा रोजगार के अंतर को दूर करने के लिए इस विशिष्ट समिति को बुलाने के लिए नीति आयोग जिम्मेदार निकाय है। शिक्षा मंत्रालय व्यापक स्कूल और उच्च शिक्षा नीतियों की देखरेख करता है। कौशल विकास मंत्रालय विशेष रूप से व्यावसायिक प्रशिक्षण कार्यक्रमों पर ध्यान केंद्रित करता है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग उच्च शिक्षा संस्थानों के लिए नियामक निकाय है। नीति आयोग ने 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग का स्थान लिया। ये भारत सरकार के प्रमुख नीतिगत थिंक टैंक के रूप में कार्य करता है, जिसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री करती हैं।
क्वेश्चन नंबर 5, टॉपिक है इकोनॉमी और फाइनेंस। सवाल ये है, भारत और कनाडा द्वारा वर्तमान में किए जा रहे व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौता CEPA वार्ताओं का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? ऑप्शन अ है द्विपक्षीय विनिमय दरों को स्थिर करने के लिए एक सामान्य मुद्रा संघ स्थापित करना। ऑप्शन बी है वस्तुओं, सेवाओं और निवेश के व्यापक उदारीकरण को सुविधाजनक बनाने के लिए। ऑप्शन सी है बढ़ी हुई समुद्री सुरक्षा के लिए एक संयुक्त सैन्य कमान संरचना बनाना। ऑप्शन डी है दोनों संघीय सरकारों की प्रशासनिक कराधान नीतियों में सामंजस्य स्थापित करना। सही जवाब है ऑप्शन बी, वस्तुओं, सेवाओं और निवेश के व्यापक उदारीकरण को सुविधाजनक बनाने के लिए। CEPA एक व्यापक समझौता है जिसे वस्तुओं, सेवाओं और निवेश क्षेत्रों में व्यापार बाधाओं को कम करने के लिए डिजाइन किया गया है। एक सामान्य मुद्रा संघ इस व्यापार वार्ता का क्षेत्र नहीं है। सैन्य कमान संरचनाएं रक्षा समझौतों के अंतर्गत आती हैं, आर्थिक भागीदारी के अंतर्गत नहीं। कराधान सामंजस्य एक घरेलू नीति का मामला है जो द्विपक्षीय व्यापार समझौतों के दायरे से बाहर है। CEPA मुक्त व्यापार समझौते FTA की तुलना में व्यापार समझौते का एक गहरा रूप है क्योंकि इसमें निवेश और बौद्धिक संपदा के प्रावधान शामिल हैं। भारत ने संयुक्त अरब अमीरात और ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों के साथ इसी तरह के व्यापक समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं। क्वेश्चन नंबर 6, टॉपिक है इकोनॉमी और फाइनेंस। सवाल ये है, उपभोक्ता मामले विभाग द्वारा सरकारी अनुमोदित परीक्षण केंद्रों GATC के दायरे का हालिया विस्तार भारत में हरित ईंधन अपनाने के लिए नियामक ढांचे को मौलिक रूप से कैसे मजबूत करता है? ऑप्शन अ है ये देश भर में सभी मौजूदा खुदरा दुकानों में CNG के साथ हाइड्रोजन के अनिवार्य मिश्रण को अनिवार्य करता है। ऑप्शन बी है यह वैकल्पिक ईंधन डिस्पेंसरों तक कानूनी मेट्रोलॉजी सत्यापन का विस्तार करके सटीक माप और उपभोक्ता संरक्षण सुनिश्चित करता है। ऑप्शन सी है यह LNG और हाइड्रोजन ईंधन स्टेशनों में उन्नत डिजिटल सेंसर स्थापित करने के लिए निर्माताओं को प्रत्यक्ष वित्तीय सब्सिडी प्रदान करता है। ऑप्शन डी है ये ईंधन वितरकों के लिए गुणवत्ता प्रमाणन की प्राथमिक जिम्मेदारी सरकार से निजी ईंधन विपणन कंपनियों को हस्तांतरित करता है। सही जवाब है ऑप्शन बी, यह वैकल्पिक ईंधन डिस्पेंसरों तक कानूनी मेट्रोलॉजी सत्यापन का विस्तार करके सटीक माप और उपभोक्ता संरक्षण सुनिश्चित करता है। विस्तार CNG, LNG और हाइड्रोजन डिस्पेंसरों को सटीक डिलीवरी सुनिश्चित करने के लिए कानूनी मेट्रोलॉजी ढांचे के नियामक निरीक्षण के तहत लाता है। विकल्प ए गलत है क्योंकि नीति ईंधन मिश्रण जनादेशों पर नहीं बल्कि माप सत्यापन पर केंद्रित है। विकल्प सी गलत है क्योंकि GATC माप मानकों से निपटते हैं, वित्तीय सब्सिडी से नहीं। विकल्प डी गलत है क्योंकि सरकार GATC के माध्यम से निरीक्षण की भूमिका बरकरार रखती है, इसे निजी फर्मों को स्थानांतरित नहीं करती है। विधिक माप विज्ञान अधिनियम 2009 वाणिज्यिक लेन देन में सटीकता सुनिश्चित करने के लिए भार और माप के कानूनी मानकों को स्थापित करता है। उपभोक्ता मामले विभाग ऊर्जा खुदरा सहित विभिन्न क्षेत्रों में इन मानकों को लागू करने के लिए नोडल एजेंसी के रूप में कार्य करता है। क्वेश्चन नंबर 7, टॉपिक है इकोनॉमी और फाइनेंस। सवाल ये है, नीति आयोग द्वारा शिक्षा से रोजगार और उद्यम स्थायी समिति की स्थापना का प्राथमिक उद्देश्य भारतीय अर्थव्यवस्था में निम्नलिखित में से किस प्रणालीगत चुनौती का समाधान करना है? ऑप्शन अ है प्राथमिक और माध्यमिक विद्यालय शिक्षा प्रणालियों के लिए पर्याप्त बुनियादी ढांचे की कमी। ऑप्शन बी है स्नातकों के मौजूदा कौशल सेट और उद्योग की बदलती मांगों के बीच संरचनात्मक बेमेल। ऑप्शन सी है उच्च शिक्षा संस्थानों में अनुसंधान और विकास के प्रति सार्वजनिक क्षेत्र के निवेश में गिरावट। ऑप्शन डी है निजी व्यावसायिक प्रशिक्षण केंद्रों की मान्यता के लिए एक केंद्रीकृत नियामक ढांचे का अभाव। सही जवाब है ऑप्शन बी, स्नातकों के मौजूदा कौशल सेट और उद्योग की बदलती मांगों के बीच संरचनात्मक बेमेल। समिति शिक्षा, रोजगार और उद्यम के बीच की खाई को पाटने पर ध्यान केंद्रित करती है ताकि कार्यबल की रोजगार क्षमता बढ़ सके। विकल्प ए गलत है क्योंकि समिति को स्कूल के बुनियादी ढांचे के निर्माण का अधिकार नहीं है। विकल्प सी गलत है क्योंकि समिति का ध्यान अनुसंधान और विकास के वित्तपोषण के बजाय रोजगार उद्योग एकीकरण पर है। विकल्प डी गलत है क्योंकि समिति के दायरे में व्यावसायिक संस्थानों की नियामक मान्यता शामिल नहीं है। नीति आयोग भारत सरकार के प्रमुख नीतिगत थिंक टैंक के रूप में कार्य करता है जो दिशात्मक और नीतिगत इनपुट प्रदान करता है। इसने राज्य सरकारों की भागीदारी के माध्यम से सहकारी संघवाद को बढ़ावा देने के लिए 2015 में योजना आयोग का स्थान लिया। क्वेश्चन नंबर 8, टॉपिक है इकोनॉमी और फाइनेंस। सवाल ये है, केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री श्री पीयूष गोयल ने हाल ही में किस विशिष्ट द्विपक्षीय व्यापार समझौते पर बातचीत को आगे बढ़ाने के लिए कनाडा का दौरा किया? ऑप्शन अ है व्यापक आर्थिक सहयोग समझौता CECA।
ऑप्शन बी है व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौता CEPA। ऑप्शन सी है मुक्त व्यापार और निवेश ढांचा समझौता FTIFA। ऑप्शन डी है द्विपक्षीय व्यापार और निवेश साझेदारी BTIP। सही जवाब है ऑप्शन बी व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौता CEPA। मंत्री महोदया ने विशेष रूप से व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौते CEPA पर बातचीत को आगे बढ़ाने के लिए कनाडा का दौरा किया। CEPA एक अलग प्रकार का समझौता है जो अक्सर वस्तुओं और सेवाओं पर अधिक संकीर्ण रूप से केंद्रित होता है। FTIFA एक अलग ढांचा है जिस पर वर्तमान में इस संदर्भ में कनाडा के साथ बातचीत नहीं चल रही है। BTIP एक सामान्य शब्द है जो चल रही भारत कनाडा व्यापार वार्ता के विशिष्ट नामकरण का प्रतिनिधित्व नहीं करता है। CEPA एक व्यापक व्यापार समझौता है जो वस्तुओं, सेवाओं और निवेश में व्यापार को कवर करता है। भारत इन समझौतों का उपयोग व्यापार भागीदारों में विविधता लाने और घरेलू निर्यात को बढ़ावा देने के लिए करता है। क्वेश्चन नंबर 9, टॉपिक है इकोनॉमी और फाइनेंस। सवाल ये है, हाल ही में किस संगठन ने उच्चाधिकार प्राप्त शिक्षा से रोजगार और उद्यम स्थायी समिति की उद्घाटन बैठक बुलाई? ऑप्शन अ है कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय। ऑप्शन बी है भारत को रूपांतरित करने के लिए राष्ट्रीय संस्थान नीति आयोग। ऑप्शन सी है विश्वविद्यालय अनुदान आयोग UGC। ऑप्शन डी है शिक्षा मंत्रालय। सही जवाब है ऑप्शन बी भारत को रूपांतरित करने के लिए राष्ट्रीय संस्थान नीति आयोग। नीति आयोग वह निकाय है जिसने इस विशिष्ट उच्चाधिकार प्राप्त स्थायी समिति की पहली बैठक बुलाई थी। कौशल विकास मंत्रालय इस विशिष्ट समिति के गठन के बजाय नीति कार्यान्वयन पर ध्यान केंद्रित करता है। UGC उच्च शिक्षा के लिए एक नियामक निकाय है, इस क्रॉस सेक्टोरल समिति का आयोजक नहीं। शिक्षा मंत्रालय स्कूल और उच्च शिक्षा प्रणाली की देखरेख करता है लेकिन उसने इस नीति आयोग की पहल को नहीं बुलाया। नीति आयोग ने भारत सरकार के प्रमुख नीति थिंक टैंक के रूप में कार्य करने के लिए 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग का स्थान लिया। भारत की प्रधानमंत्री नीति आयोग की अध्यक्ष के रूप में कार्य करती हैं। क्वेश्चन नंबर 10, टॉपिक है साइंस और टेक्नोलॉजी। सवाल ये है, सकुरा साइंस प्रोग्राम 2026 जो भारतीय छात्राओं को वैज्ञानिक आदान प्रदान के लिए जापान की यात्रा करने में मदद करता है, किस संगठन की पहल है? ऑप्शन अ है जापान एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी। ऑप्शन बी है जापान विज्ञान और प्रौद्योगिकी एजेंसी। ऑप्शन सी है शिक्षा, संस्कृति, खेल, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय। ऑप्शन डी है जापान विज्ञान संवर्धन समिति। सही जवाब है ऑप्शन बी जापान विज्ञान और प्रौद्योगिकी एजेंसी। साकुरा विज्ञान कार्यक्रम आधिकारिक तौर पर जापान विज्ञान और प्रौद्योगिकी एजेंसी JST द्वारा प्रबंधित किया जाता है। जाक्सा विशेष रूप से एरोस्पेस और अंतरिक्ष अन्वेषण पर ध्यान केंद्रित करता है। MEXT मूल मंत्रालय है लेकिन सीधे इस विशिष्ट विनिमय कार्यक्रम को नहीं चलाता है। JSPS मुख्य रूप से युवा विनिमय कार्यक्रमों के बजाय अनुसंधान फेलोशिप को निधि देने पर ध्यान केंद्रित करता है। साकुरा विज्ञान कार्यक्रम 2014 में अन्य देशों की प्रतिभाशाली युवतियों को जापान की अल्पकालिक यात्राओं को बढ़ावा देने के लिए शुरू किया गया था। यह विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में वैश्विक नेताओं की अगली पीढ़ी को बढ़ावा देने पर केंद्रित है। अब क्विक रिवीजन, पार्ट 1, पहले 5 फैक्ट्स। 1. संघ लोक सेवा आयोग UPSC के संवैधानिक जनादेश के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन भारतीय प्रशासनिक ढांचे के संदर्भ में इसकी प्राथमिक कार्यात्मक भूमिका का सबसे अच्छा वर्णन करता है? आंसर, ये संघ की सेवाओं में नियुक्तियों के लिए परीक्षा आयोजित करने के लिए जिम्मेदार एक केंद्रीय भर्ती एजेंसी के रूप में कार्य करती है। 2. कौन सी केंद्रीय मंत्री उच्च स्तरीय व्यापारिक बातचीत का नेतृत्व करने और व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौते CEPA पर बातचीत को आगे बढ़ाने के लिए कनाडा का दौरा कर रही हैं? आंसर, पीयूष गोयल। 3. किस विभाग ने सरकारी अनुमोदित परीक्षण केंद्रों GATC के दायरे का विस्तार करके CNG, LNG और हाइड्रोजन ईंधन डिस्पेंसरों के सत्यापन को शामिल किया है? आंसर, उपभोक्ता मामले विभाग। 4. हाल ही में किस संगठन ने उच्चाधिकार प्राप्त शिक्षा से रोजगार और उद्यम स्थायी समिति की पहली बैठक बुलाई? आंसर, नीति आयोग। 5. भारत और कनाडा द्वारा वर्तमान में किए जा रहे व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौता CEPA वार्ताओं का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? आंसर, वस्तुओं, सेवाओं और निवेश के व्यापक उदारीकरण को सुविधाजनक बनाने के लिए। रिवीजन जारी है। पार्ट 2/2 फैक्ट्स 6-10 उपभोक्ता मामले विभाग द्वारा सरकारी अनुमोदित परीक्षण केंद्रों GATC के दायरे का हालिया विस्तार भारत में हरित ईंधन अपनाने के लिए नियामक ढांचे को मौलिक रूप से कैसे मजबूत करता है? आंसर,
यह वैकल्पिक ईंधन डिस्पेंसरों तक कानूनी मेट्रोलॉजी सत्यापन का विस्तार करके सटीक माप और उपभोक्ता संरक्षण सुनिश्चित करता है। 7. नीति आयोग द्वारा शिक्षा से रोजगार और उद्यम स्थायी समिति की स्थापना का प्राथमिक उद्देश्य भारतीय अर्थव्यवस्था में निम्नलिखित में से किस प्रणालीगत चुनौती का समाधान करना है? आंसर: स्नातकों के मौजूदा कौशल सेट और उद्योग की बदलती मांगों के बीच संरचनात्मक बेमेल। 8. केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री श्री पीयूष गोयल ने हाल ही में किस विशिष्ट द्विपक्षीय व्यापार समझौते पर बातचीत को आगे बढ़ाने के लिए कनाडा का दौरा किया? आंसर: व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौता CEPA 9। हाल ही में किस संगठन ने उच्चाधिकार प्राप्त शिक्षा से रोजगार और उद्यम स्थायी समिति की उद्घाटन बैठक बुलाई? आंसर: भारत को रूपांतरित करने के लिए राष्ट्रीय संस्थान नीति आयोग। 10. सकुरा साइंस प्रोग्राम 2026, जो भारतीय छात्राओं को वैज्ञानिक आदान प्रदान के लिए जापान की यात्रा करने में मदद करता है, किस संगठन की पहल है? आंसर: जापान विज्ञान और प्रौद्योगिकी एजेंसी। ये सभी फैक्ट्स याद रखिए, एग्जाम में जरूर आएंगे। दोस्तों, आज का वीडियो यहीं पर खत्म होता है। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर करें। PDF डाउनलोड करने के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक है। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें, डेली फ्री PDF मिलेगी। सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं ताकि कोई वीडियो मिस ना हो। कल मिलेंगे, पढ़ते रहो, सफल होते रहो।